हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी का चैप्टर 5। तो ये आपकी तीसरी वीडियो है प्लेलिस्ट की हिंदी की, जो बिल्कुल नया सिलेबस आया है। उसके हम सभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। सभी का मेरा मतलब है कि वो चैप्टर्स जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सिर्फ वो चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहीं से सारे क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर कर लीजिए, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, आप आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही सोच लेते हुए हम आज अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 और 3 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आपकी प्लेलिस्ट जो है हमने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जिसका नाम है हिंदी न्यू करके, हमारा जो नया सिलेबस है 12th क्लास के लिए वो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे हो गए हैं, और बाकी जितने चैप्टर्स है वो भी मैं जल्दी से जल्दी आपकी करवा दूंगी, क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो इस हिसाब से हमें अपने चैप्टर्स को पहले से प्रिपेयर करना है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर का नाम है उत्तर छायावादी कविता, दिनकर और बच्चन। दिनकर और बच्चन ये कवियों के नाम हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन और दिनकर जी। तो उत्तर छायावादी कविता में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास आते हैं जैसे कि जो लड़ाई वगैरह होती हैं, ठीक है, लड़ाई के बीच में कुछ ऐसे कवि होते हैं जो अपनी बातें कंट्री मतलब पूरे देश में रखने के लिए कुछ चीज़ों का मतलब इस तरीके से वो अनुवाद करते हैं कि लोग जागें और अपने देश में जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। तो यही स्टेप लेते हुए, यही चीज़ें देखते हुए दिनकर जी ने एक कविता लिखी है। तो पहले हम दिनकर की कविता पढ़ेंगे, फिर हम बच्चन साहब की कविता पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई हिंदी कविता में छायावाद के बाद की काव्य धाराएं उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका आरंभ 1936 ईस्वी के आसपास छायावाद के अंत की घोषणा के साथ हुआ। उत्तर छायावादी युग की कविता में छायावाद की प्रवृत्तियों के साथ साथ कुछ नवीन प्रवृत्तियां भी जुड़ गई। इस युग की कविता में व्यक्तिगत अनुभूतियों के साथ ही मस्ती की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। मतलब जो ये युग था, आप सभी को पता होगा कविताएं का, और फिर उसके बाद स्टोरीज वगैरह हिंदी की जो एक युग रहा है उसका नाम दिया गया। तो इसी का छायावाद के बाद आया उत्तर छायावाद। तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें इन कविताओं में हमें व्यक्तिगत अनुभूति के साथ साथ ही मस्ती की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इसमें हमें संकीर्णता का विरोध, ठीक है, नश्वरता की अनुभूति और तटस्थता का भाव भी मिलता है। तो इस युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं बच्चन, और इनकी कविता की भाषा जो रहती है बहुत सहज, बहुत सिंपल, और बहुत ऐसी भाषा रहती है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम दिनकर रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है, इनकी कविता पढ़ेंगे। जो हमारा मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मूल पाठ परशुराम के उपदेश, चैप्टर का इसका कविता का नाम है परशुराम के उपदेश, और इसको पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये जो कविता है ये कब लिखी गई है, जब भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था, तो उस समय पे ये कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। वो क्या कहते हैं इस कविता में बेसिकली, कि वो भारत के लोगों को, भारत के जो वीर हैं, जो जवान हैं, उनको कहते हैं कि तुम उठो, ठीक है, तुम डरो मत, तुम्हें सामना करना है सारी चीज़ों का, और अगर तुम डर जाओगे तो हमारा देश आगे चल के कभी भी आज़ादी नहीं पा पाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, वो वीरों को, वो जवानों को कहते हैं कि वैराग्य छोड़, वैराग्य का मतलब होता है दुख मनाना छोड़कर बाहों की विभा संभालो, मतलब जो तुम्हारी चमक है, जो तुम्हारी क्रांति है, उसको तुम्हें संभालना है, उसको संभालो। चट्टानों की छाती से दूध निकालो। आप सभी को पता है कि आज़ादी कैसे हमें मिली है, कितने सारे लोगों ने अपना खून बहाया है तब जाकर हमें आज़ादी मिली, और कितनी मेहनत करी है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि चट्टानों की जो छाती है उससे दूध निकालो। है रुको जहाँ भी धार, शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। कहते हैं
कि जहाँ भी धार है उन सभी शिलाओं को तोड़ो। शिलाएं का मतलब होता है पत्थर, वो सभी पत्थर मतलब वो सभी रास्ते ऐसे जो तुम्हें कठिन लगते हैं उन सभी को तोड़ो और उनसे आगे निकलो। पीयूष का मतलब होता है अमृत, ठीक है। अमृत जो चंद्रमा है उसको पकड़ निचोड़ो। चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियोरे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियोरे। चढ़ तुंग, तुंग का मतलब होते हैं ऊंचे ऊंचे शैल शिखर मतलब जो पर्वत होते हैं, पर्वतों की जो चोटी होती है। सोम का मतलब होता है अमृत, इसका मतलब ये है कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आप सभी को पता होगा जब हम चिंगी साइड जाते हैं तो हमारे उधर वो पड़ता है हिमालय, तो वो कहते हैं कि वहाँ से निकलो और वहाँ से जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उन पर चढ़ो और वहाँ से सोम का मतलब अमृत पियो, ठीक है। योगियों की तरह नहीं, विजय के सदृश जियो रे। कहते हैं कि योगी मत बनो। योगी क्या करते हैं, योगियों का कोई वो नहीं होता, प्लेस नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिटेशन में लगे हुए होते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें या कुछ भी करें। विजयी जो रहते हैं मतलब जो वीर रहते हैं वो उनका काम होता है कि अपने देश की रक्षा करना। तो वो कहते हैं योगी मत बनो, यानी एक जगह पर बैठे मत रहो, अपने आप को ध्यान में मत लगाओ, अपने आप को ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। विजयी रहो मतलब जो वीर रहते हैं उनकी तरह जियो। तो आगे रामधारी जी कहते हैं, स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है। स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है। नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। स्वातंत्र्य जाति की लगन, स्वातंत्र्य का मतलब होता है मतलब आज़ाद जो जाति होती है, आज़ाद होने की जो लगन होती है वो हर व्यक्ति की धुन होती है। ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है, मतलब आज़ाद होना कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसको हम खरीद सकते हैं। ये एक भीतरी गुण होता है, मतलब हम आज़ाद अपने भीतर से हो सकते हैं, अपने भीतरी गुणों से हो सकते हैं। हमें किसी के भी आगे नत नहीं होना है। नत का मतलब होता है किसी के भी आगे अपना सर नहीं झुकाना है, किसी के आगे अपने आप को गिराना नहीं है। जो अशनि घात सहती है, नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है। अशनि घात का मतलब होता है अशनि का मतलब होता है कि जो वज्र के समान जो चोट होती है, वैसी चोट जो किसी के सामने झुके बिना सह जाए, वही स्वाधीन जगत में जाती रहती है। कहते हैं कि वही जो स्वाधीन जगत है उसी में वो जाती रहती है। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे। कहते हैं कि अपना वीरत्व छोड़ के, अपना जो वीरों वाला जो एक कह सकते हैं आप फीलिंग है उसको छोड़कर किसी पर का मत चरण गहरे, मतलब किसी के भी दूसरों के चरणों में मत जाके गिरो, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो चीन वाले हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे उस समय पे, तो हमें अपनी वीरता को छोड़कर उनके आगे अपने आप को झुकाना नहीं है, उनसे लड़ाई करनी है, ठीक है। उनसे अपने आप को स्वतंत्र दिखाना है, यानी आज़ादी हमें तभी मिल सकती है जब हम उनसे वीरों की तरह उनसे लड़ाई करें, ठीक है। जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे, यानी कि जो भी आगे हमारे आन पड़े उससे हमें आगे से आगे जाके वो सब चीज़ें सहन करके और अपने आप को आग की तरह दिखाना है। उसके आगे कहते हैं, आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती है। आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। कहते हैं स्वाधीन का मतलब होता है वो देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता। कौन सा देश? जिसमें आंधियाँ नहीं होती है, जिसमें कि अगर कोई भी जैसे कोई लड़ाई आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, जैसे कोई भी देश दूसरा आक्रमण कर रहा है और वहाँ के लोग उस आक्रमण को देख के उनके अंदर एक उमंग नहीं भर दी है, मतलब उनके अंदर एक जोश नहीं है कि हम इनसे लड़ जाएंगे और ऐसा कुछ है, तो वो देश स्वाधीन नहीं रहता कभी भी,
क्योंकि वो पहले ही डर जाएंगे। इसके अलावा छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं। संगीनों का मतलब होता है कि जो बिल्कुल एक नुकीला सा हथियार होता है, ठीक है, जो मतलब जो बंदूक के आगे एक हथियार लगाया जाता है उसको हम संगीन बोलते हैं। मतलब जो छातियाँ उस नुकीले जैसे आप कह सकते हैं पिस्तौल में जो गोली होती है उस गोली को लेने से डरती हैं, तो वो देश कभी स्वाधीन नहीं होता। और शोणित, शोणित मतलब खून, खून के बदले जहाँ पर आंसू बहते हों, यानी कि डर रहता हो सभी लोगों के दिल में कि अब क्या होगा, तो वो देश कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकता। पकड़ो अयाल अंधड़ पर उछल चढ़ोरे, किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ोरे। पकड़ो अयाल, अयाल का मतलब होता है जो शेर के बाल रहते हैं, शेर के जो गर्दन के बाल रहते हैं उनको अयाल बोलते हैं। ये कहते हैं कि पकड़ो अयाल, शेर के जो गर्दन के बाल हैं उनको पकड़ो, अंधड़ पर उछल पड़ोरे, यानी कि जो हमारे सामने आ रहा है, जो भी हमसे लड़ने का मुकाबला कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर उछल चढ़ोरे, किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ोरे। किरीची मतलब होता है जो एक छोटी सी एक तलवार टाइप की होती है, कटार आप कह सकते हैं। कटार जो होती है ना उसमें अपने तन का चाम चढ़ो, मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई कटार लेके भी आ रहा है तो भी तुम अपने जो चमड़ी है उसमें उसको ले लो, यानी कि डरो मत किसी भी चीज़ से, चाहे कोई बंदूक लेके आ रहा है, चाहे कोई कटार लेके आ रहा है, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी लेके आ रहा है, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अपने देश को स्वतंत्र कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें इस पूरी कविता में बताई गई थी। अब इसके कुछ बोध प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, ये वाले विकल्प वाले हैं, तो आप सभी को पता होगा आपका जो नया पैटर्न आया वो MCQ बेस ही आया है, जिसमें कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको कोई एक चुनना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कवि ने किसके समान जीने के लिए कहा है? कवि ने किसके समान जीने के लिए कहा है? तो कवि ने हमेशा विजयी के समान जीने के लिए कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। जाति की लगन और व्यक्ति की धुन किसे कहा गया है? मतलब ऐसे ही जाति की लगन जो होती है और व्यक्ति की धुन जो होती है वो किसे कहा गया है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके ऑप्शन देख लो, स्वातंत्र्य को, भीतरी गुणों को, वीरत्व को या ओज को। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार स्वाधीनता के लिए किसे बहा देना उचित है? स्वाधीनता के लिए अपनी आप कह सकते हैं आज़ाद रहने के लिए किसे बहाना उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खून को, ठीक है, खून भी अगर बह जाए तो भी हमारे लिए स्वाधीन रहना पहले आएगा। उसके बाद आपके ये आ जाता अनुवाद। कुछ और पाठगत प्रश्न हैं, इनको भी आप कर लेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, असंभव लगने वाले उद्देश्य को कैसे संभव बनाया जा सकता है? तो तपस्या करके, शिलाएं तोड़कर, सोच का पान करके या भुजाओं के बल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, शिलाएं तोड़कर। कोई भी अगर मुश्किल आ रही है तो उसकी शिला तोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट है रुकी जहाँ भी धार प्रतीक है, किस चीज़ की धार प्रतीक है? ये आप मुझे इनमें से कमेंट करके बताएंगे और कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे मुझे ये लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपकी व्याख्या आ जाती हैं, तो ये व्याख्या वगैरह हैं। उसके बाद कुछ और प्रश्न आ जाते हैं, तो ये प्रश्न आप कर लेंगे। और फिर आपकी आ जाती है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता। कई बार क्या होता है कि इन कविताओं में से जो आपका लेखक है, जो आपका कवि है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चन जी ने अपनी रचनाओं में बेबाकी से अपने निजी जीवन का वर्णन किया है, यानी कि जो बच्चन जी रहे हैं ये इन्होंने हमेशा ही अपनी रचनाएं जो हैं उनमें अपने निजी जीवन, मतलब उनके जो जीवन में चीज़ें घटी हैं उनसे रिलेटेड बातें भी बताई हैं और बिल्कुल बेबाकी से बताई हैं। मतलब किसी भी चीज़ से डरते हुए, कई लोग होते हैं ना कि डर जाते हैं यार अपना जीवन कैसे दिखाएं, तो वो चीज़ इनमें नहीं है। वो उन्होंने बेबाकी से अपनी चीज़ें दिखाई हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं कविता हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से ली गई है। तो ये जो कविता हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, ये वाली कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने एक निशा निमंत्रण नाम की कह सकते हैं कृति है इनकी, वहाँ से ली गई है। 1937-38 में लिखी इस रचना में कवि ने अपने जीवन के अनुभव को उजागर किया है। इसमें उन्होंने क्या बताया गया है? इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताए हैं। कवि की यह रचना भारतीय नारी के अस्तित्व को अपने संसार में विलीन कर देने का एक मार्मिक उदाहरण है।
सन 1936 में बच्चन जी की पत्नी श्यामा का निधन हो गया। तो ये कहते हैं कि सन 1936 में बच्चन जी की पत्नी जो थी उनका निधन हो गया था, जिनका नाम था श्यामा। कवि को अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था और उनके निधन से बच्चन जी का जीवन अवसादों से घिर गया था। तो इनकी जो पत्नी थी उनका जब निधन हुआ तो उनसे इनको बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो इनके जीवन में अवसाद आ गए, यानी कि बहुत दुख आ गया। उन्होंने माना कि श्यामा के साथ वह भी कुछ मर गए और उनमें श्यामा भी कुछ जीती रही। यही हम सभी के जीवन का सत्य है कि यदि हमारा आत्मीय जन नहीं रहता है तो हमारे अंदर भी कुछ मर जाता है और हमारी स्मृतियों के भी प्रिय जीवित रहता है। यानी कि अगर कोई ये कहते हैं कि ये बताते हैं आपने इसमें कि हमें जब श्यामा गई तो उनके साथ मैं भी कुछ मर सा गया, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि इनके मरने के साथ साथ वो इनकी यादों में जीवित रही। यानी कि सुख तो है, मतलब दुख तो है, लेकिन उसके साथ कुछ सुख भी है कि उनकी यादें तो है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। यह कविता किसी व्यक्ति की निजी गाथा नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन के कोमल कठोर पक्षों को जीवित करती कविता है। इसमें हमारे पास कोई निजी गाथा नहीं है, मतलब कोई एक पर्सनल हमारे पास कथा नहीं बताई गई है, कोई एक स्टोरी नहीं बताई गई है, बल्कि जो व्यक्ति का जीवन है उसमें कैसे कोमल और कठोर पक्ष आते हैं, यानी सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। इसके साथ ही इससे जीवन जीने की अद्भुत सीख भी प्राप्त होती है। जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जिसे हम भूलना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं, है ना। हम उन बातों को भूलना चाहते हैं जिनसे हमें कष्ट पहुंचता है और हम दुखी हो जाते हैं। और इसके विपरीत अगर हम देखें, जिन बातों को याद करने से हमें खुशी मिलती है, हम उन्हें बार बार याद करना चाहते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। अपनी स्मृतियों के मधुर और कटु अनुभव को उन्होंने इस कविता में पिरोया है। सुख और दुख दोनों ही पक्षों को सुंदर अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। कवि के समक्ष स्मृतियों के चयन का द्वंद्व, कवि स्मृतियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम याद करके खुश होते हैं और हम उन्हें हमेशा याद ही रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम याद करते हैं तो हमें दुख पहुँचता है, तो उन चीज़ों को हम फिर भूलना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से बताई गई हैं। तो ये हमारा मूल पाठ है। कविता का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। इसका आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई बार कविता और कवि के नाम पूछ ले जाते हैं। इनके कवि क्या है? कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कविता पढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो कवि कहते हैं कि क्या भूलूं और क्या याद करूं मैं, मतलब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ, जिन्हें मैं याद ही नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी मुझे याद आ जाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें मैं याद रखना चाहता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने दुखों के चक्कर में अपने सुख की यादों को भूल जाते हैं। अगणित उन्मादों के क्षण है। उन्माद का मतलब होता है खुशी, यानी अगणित मतलब जिन्हें मैं गिन नहीं सकता। इतने सारी खुशियों के क्षण है मेरे पास, क्षण यानी कि पल है मेरे पास। रजनी की सूनी घड़ियों को, रजनी यानी रात की जो सूनी घड़ी है उनको किन किन से आबाद करूं, उन चीज़ों को मैं, उन घड़ियों को मैं किन किन से आबाद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। अब नीचे ये कहते हैं, याद सुखों की आंसू लाती, यानी जो सुख जो थे मेरे, उनको अगर मैं याद करता हूँ तो उनसे मुझे आंसू मिलते हैं, यानी कि जो खुशी के आंसू होते हैं वो मुझे मिलते हैं। दुख की दिल भारी कर जाती है, और जो दुख होते हैं, दुख की जो यादें होती हैं वो मेरे दिल को भारी कर जाती है, उनसे मुझे और मेरा दिल भारी हो जाता है। दोष किसे दूं, यानी कि किसको दोष दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, मतलब मैं किसको दोष दूं जब मैं अपने से ही, अपने आप से ही अपने दिनों को बर्बाद कर रहा हूं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, दोनों करके पछताता हूं, यानी कि मैं अगर सुखों को याद करूं तो भी पछताता हूं क्योंकि आज वो सुख मेरे पास नहीं है। अगर मैं दुखों को याद करूं तो भी पछताता हूं क्योंकि उनसे मेरा दिल भारी हो जाता है। सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, मतलब मैं सोच नहीं पाता, मैं क्या करूँ। ठीक है, सुधियों के बंधन से मैं कैसे अपने आप को आज़ाद करूँ, यानी कि जो सुधियों के बंधन थे, जो मेरे सुधी का मतलब होता है
अब कैसे थे यादों से छुटकारा, मतलब मैं उन यादों के जो छुटकारों वाले बंधन थे उन चीज़ों से कैसे मैं अपने आप को आज़ाद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो ये थी आपकी पूरी कविता जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। कविता का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। और फिर उसके कुछ प्रश्न आ जाते हैं, बोध प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कवि अपने को किसके बंधन से आज़ाद न कर पाने की विवशता व्यक्त करता है। तो कौन सा ऐसा बंधन है जिसको वो याद, मतलब कि उसको वो अपने आप को उस बंधन से नहीं निकाल पा रहा है। तो देखो ऑप्शन है भूलने के, दुख के, सुख के, यादों के। तो आंसर हो जाएगा यादों के। यादों के बंधन से वो छुटकारा नहीं पा रहा है। आंखों में आंसू कब आ जाते हैं, कब आंखों में आंसू आते हैं? सुखों को याद करने पर, दुखों को याद करने पर, उन्माद की अवस्था में, या फिर रात्रि के होने पर। तो आंसर है सुखों को जब याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दुखों को याद करते हैं तो दिल भारी हो जाता है। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, कवि ने उन्मादों के क्षण कहा है। कवि ने उन्मादों के क्षण किसे कहा है? याद करने को, भूलने को, स्मृतियों को, या सूनेपन को। यानी कि वो क्षण जिनसे उसको बहुत खुशी मिलती है, तो याद करने वाले क्षण जो उनकी अच्छी यादें हैं उनसे। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में किन किन का प्रयोग हुआ है। यानी किन किन जो है वो किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, किस चीज़ के लिए? भूलों के लिए, सुनी घड़ियों के लिए, उन्मादों के क्षणों के लिए, रजनी के लिए। तो आंसर हो जाएगा उन्मादों के क्षणों के लिए। यानी उसके पास है ही नहीं कि मैं किसे याद करूं और किसे भूलूं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, फर्स्ट है, प्रस्तुत अंश में कवि किसे दोष देता है। तो किस चीज़ को दोष दे रहा है वो? स्वयं को, भूलों को, आंसुओं को, या दुख को। इसका मुझे आप कमेंट करके आंसर बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और ठीक है, नेक्स्ट है, दुखों की याद कवि पर क्या प्रभाव डालती है। उसकी आंखों में आंसू देती है, वह दूसरों को दोष देने लगता है, उसका मन व्यथा में डूब जाता है, उसका दिल भारी कर जाती है। तो आंसर हो जाएगा उसका दिल भारी हो जाता है दुखों की याद से। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपका ये है भाव सौंदर्य, ये ज़रूर आपको पढ़ लेना है। और शिल्प सौंदर्य। ठीक है, शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कि इसमें कौन से अलंकार यूज़ हुए हैं, कौन से रस का प्रयोग किया गया है। कुछ और प्रश्न आपके यहाँ पर आ जाते हैं, और लास्ट में आपका आ जाता है कि आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे देखो, उत्तर छायावादी कविता, फर्स्ट कविता थी रामधारी सिंह दिनकर की, और नेक्स्ट थी हरिवंश राय बच्चन की। तो पहले यहाँ पे को इसका भाव सौंदर्य बताया गया है। तो पहली कविता जो हमने पढ़ी थी वो किस बारे में थी? देश प्रेम के, वीरता के बारे में, और ओज का समन्वय करने के बारे में। फिर उसमें हमें प्रेरणा भी मिलती है, उत्साह भी मिलता है, और हमारे अंदर उमंग भी आती है, क्योंकि हमें कवि जो है उसमें हमें बढ़ावा दे रहे हैं कि हमें अपने आप को आज़ाद करने के लिए किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। वैराग्य का खंडन भी उसमें हो रहा है, यानी कि अपने दुखों को भूलने की भी बात वो कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है स्मृतियों का प्रभाव, यानी कि जो बच्चन वाली कविता है उसमें हमें स्मृति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को याद करना। तो याद करने का प्रभाव दिखाई देता है। सुख दुख के साथ सुख दुख की जो है हमें साथ साथ अनुभूति होती है। वर्तमान के सूनेपन में स्मृतियों की हलचल दिखाई दी है। नेक्स्ट है, स्मृतियों से छुटकारा संभव नहीं है। और हाँ, ये भी हमें कहते हैं बच्चन जी कि हमारे जीवन में हम यादों से छूट नहीं सकते, क्योंकि अच्छी और बुरी यादें हमारे जीवन में बनती ही हैं, और फिर हम एक समय पर उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। फिर शिल्प सौंदर्य आ जाता है, दोनों का ही। तो शिल्प सौंदर्य में पहली कविता में लाक्षणिकता दिखाई देती है, ओजपूर्ण शब्दावली है, तत्सम शब्दावली है, लयात्मकता और ज्ञात्मकता है। और फिर उसके बाद शिल्प सौंदर्य बच्चन साहब की कविता का तो आपको पता है, सहज सरल भाषा थी, बहुत आसानी से हमें समझ आ गई। लाक्षणिकता थी, सांकेतिकता थी, प्रश्नात्मक शैली थी, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। फिर इसके बाद सीखने के प्रतिफल और योग्यता विस्तार, इसमें आपको रामधारी जी और हरिवंश राय जी के बारे में बताया गया है, और कुछ पाठांत प्रश्न आ जाते हैं, इनको आपको ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियोज़, यानी कि आपके चैप्टर्स के वीडियोज़ ज़रूर मैं जल्दी से जल्दी अपडेट आपको देती रहूँगी। चैप्टर आपके अपलोड होते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करना है, एंड शेयर ज़रूर करिए अपने सभी साथियों के साथ, ताकि सभी इस अमेजिंग से कंटेंट का
बेनिफिट ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।